ग्रीनरी से घिरा हुआ और पुराने प्लास्टर वाला मुंबई के मालाबार हिल्स का एक घर किसी टाइम पे होमी जे भाभा का रेजिडेंस हुआ करता था। होमी जे भाभा, द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। 1966 में होमी जे भाभा की डेथ हो गई और उनकी डेथ के बाद ये घर मिला उनके भाई जमशेद भाभा को। जैसे होमी जे भाभा फिजिक्स के पायनियर थे, वैसे ही जमशेद भाभा इंडिया में आर्ट्स के पायनियर्स में से एक थे। 2007 में जमशेद भाभा की भी डेथ हो गई और उन्होंने अपनी विल में ये घर नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स को दे दिया। 2014 में नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स ने इस घर की ऑक्शन कर दी और 372 करोड़ रुपए लगाकर जानी मानी बिलियनियर समीता गोदरेज ने ये घर खरीद लिया। उसके बाद इसको डिमोलिश भी कर दिया। उस टाइम पे इंडिया के प्रोमिनेंट फेसेस ऑफ साइंस और प्रोमिनेंट फेसेस ऑफ आर्ट्स एक दूसरे से काफी एजिटेटेड थे, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे वो चाहते थे कि होमी जे भाभा की याद में इस घर को म्यूजियम बना दिया जाए। खैर, ये तो रही बात होमी जे भाभा के जाने के बाद की। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे होमी जे भाभा ने जो मेजर रोल प्ले किया इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम में, एयर इंडिया फ्लाइट 101 के मिस्टीरियस क्रैश के बारे में जिसमें होमी जे भाभा की डेथ हुई, और उससे जुड़ी कॉन्स्पिरेसी थियरीज के बारे में कि उसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। टू वॉच टिल द एंड। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले होमी जे भाभा का जो ज्यादातर रिसर्च का काम था वो यूरोपियन कंट्रीज में चल रहा था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होने से कुछ ही देर पहले होमी जे भाभा इंडिया वापस आए थे अपनी एनुअल वेकेशन के लिए। उसके बाद वॉर स्टार्ट हो गई और वो यूरोप वापस जा ही नहीं पाए, तो उन्होंने बेंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एज अ रीडर इन फिजिक्स जॉब स्टार्ट कर दी। उस टाइम पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के हेड थे 1930 के फिजिक्स में नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन 32 साल के भाभा को मॉडर्न डे लियोनार्डो डा विंची कहा करते थे, लेकिन भाभा का अल्टीमेट गोल अभी भी वॉर खत्म होने के बाद अमेरिका या यूरोप की किसी यूनिवर्सिटी में वापस जाके जॉब करने का था, अनटिल ही मेट विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई जो बाद में जाके इसरो के चेयरमैन भी बने। विक्रम साराभाई को मिलने के बाद भाभा ने डिसाइड किया इंडिया में ही रहने का। इसके बारे में वो अपने 1944 के एक लेटर में भी लिखते हैं कि अगर किसी इंसान को उसके खुद की कंट्री में इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिल जाए तो उसको अपनी कंट्री में रहकर ही काम करना चाहिए। उस टाइम पे इंडिया में कोई भी बड़ा स्कूल नहीं था फिजिक्स से रिलेटेड रिसर्च करने के लिए, तो उन्होंने एक प्रपोजल रखा सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के सामने एक स्कूल बनाने के लिए। प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ और उनको ग्रांट भी मिली। इसी ग्रांट को यूज करके 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च को बनाया गया। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि इंडिया में फिजिक्स से रिलेटेड रिसर्च में वर्ल्ड वॉर 2 ने एक बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन होमी जे भाभा का असली काम शुरू हुआ इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ। इंडिया की आज़ादी के बाद 10 अगस्त 1948 में होमी जे भाभा की रिकमेंडेशन पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड साइंटिफिक रिसर्च। इस एडवाइजरी बॉडी का नाम रखा गया एटॉमिक एनर्जी कमीशन। इस कमीशन में होमी जे भाभा को मिला के बस 3 ही लोग थे और ये काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट था सरकार से, और ये अभी भी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के लैब्स को ही यूज़ कर रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद होमी जे भाभा को ये रियलाइज़ हुआ कि प्राइवेट लैब्स के दम पे हम इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे लेके नहीं जा सकते। तो फाइनली 1954 में एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री बनाई गई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और उसके बाद ही माना जाता है कि इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम का असली सफर स्टार्ट हुआ। अब न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है वो है यूरेनियम। लेकिन उस टाइम पे होमी जे भाभा ये जानते थे कि इंडिया के पास पूरी दुनिया के यूरेनियम रिसोर्सेज में से सिर्फ 2 to 3% रिजर्व्स है, इसलिए वो थोरियम को यूज करके एटॉमिक एनर्जी पैदा करना चाहते थे। क्योंकि इंडिया के पास थोरियम के एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 12 to 30% रिजर्व्स थे, इसलिए उन्होंने एक 3 स्टेप प्रोग्राम एस्टेब्लिश किया। इस 3 स्टेप प्रोग्राम के फर्स्ट स्टेप में यूरेनियम को यूज करके पावर प्लांट बनाना, सेकंड स्टेप में प्लूटोनियम को यूज करके थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट करना, और थर्ड स्टेप में उस यूरेनियम को यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करने का प्लान था। उस टाइम पे होमी जे भाभा ने अपने यूके और कनाडा के एटॉमिक एनर्जी कमीशंस में कनेक्शंस को यूज करके इस 3 स्टेप प्रोग्राम को आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन अभी भी इंडिया खुद की न्यूक्लियर एनर्जी पैदा नहीं कर पा रहा था, तो फाइनली 1962 में जनरल इलेक्ट्रिक की मदद से इंडिया का पहला यूरेनियम बेस्ड पावर प्लांट बनाने का काम शुरू हुआ, जो कि होमी जे भाभा की डेथ के बाद 1969 में कंप्लीट हुआ। और आज भी अगर देखा जाए तो ज़्यादातर कंट्रीज थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट करके उससे पावर प्रोड्यूस करने का जो काम है, उस पर जो रिसर्च का काम है, उस पर गिव अप कर चुके हैं।
इंडिया में इसका काम पिछले 60 साल में बहुत स्लो चला है। हम अभी भी सेकंड स्टेज पे ही हैं, लेकिन इंडिया ने अभी भी इस पे गिव अप नहीं किया है। लेकिन टाइम के साथ साथ होमी जे भाभा ना सिर्फ एटॉमिक एनर्जी बल्कि एटॉमिक बॉम्ब्स के भी बहुत बड़े एडवोकेट बन गए थे। 1959 में जब पूरी दुनिया में चाइना के एटॉमिक बॉम्ब प्रोग्राम की खबरें फैल रही थी, तो उस टाइम इंडिया की पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी के सामने होमी जे भाभा ने क्लेम किया था कि वो बिना किसी बाहरी हेल्प के इंडिया के लिए एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हैं। 1960 में नेहरू के साथ एक और मीटिंग में उन्होंने फिर से क्लेम किया कि वो 1 साल के अंदर अंदर इंडिया के लिए एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हैं। 1964 में जब चाइना ने फाइनली एटॉमिक बॉम्ब का सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो उसके बाद तो होमी जे भाभा और भी ज़्यादा वोकल हो गए। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पे ये बोला कि अगर किसी भी कंट्री को अपने आप को अपने से ज़्यादा ताकतवर कंट्री से प्रोटेक्ट करना है, तो उनके पास अच्छे नंबर्स में एटॉमिक बॉम्ब्स होने चाहिए। और बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का यही मानना है कि होमी जे भाभा की यही प्रो एटॉमिक बॉम्ब अप्रोच उनकी मौत का कारण बनी। इसी अप्रोच की वजह से वो अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसी CIA की नज़रों में चढ़े और शायद CIA का ही हाथ था उनकी मौत में। 24 जनवरी 1966 को होमी जे भाभा एयर इंडिया फ्लाइट 101 में बैठकर इंडिया से वियना जा रहे थे, जहां पे उन्होंने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक मीटिंग में पार्टिसिपेट करना था। लेकिन उनकी फ़्लाइट बेरूट में स्टॉप लेने के बाद कभी जिनीवा पहुंची नहीं। उनकी फ़्लाइट का रास्ते में ही फ्रेंच एल्प्स में मॉन्ट ब्लॉन्क माउंटेन के साथ टकराने के बाद क्रैश हो गया। इस क्रैश में होमी जे भाभा को मिलाकर टोटल 117 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन इस क्रैश से जुड़ी हुई बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं। उनमें से सबसे फेमस कॉन्स्पिरेसी थियरी एक कॉन्वर्सेशन है जर्नलिस्ट ग्रेगरी डगलस और CIA के ऑफिसर रॉबर्ट क्राउली के बीच में। अलेजिडली ये कॉन्वर्सेशन 1996 में टेलीफोन पे हुई थी। उसके बाद इसकी जो रिटन ट्रांसक्रिप्शन है उसको ग्रेगरी डगलस ने अपनी बुक कॉन्वर्सेशन विद द क्रो में पब्लिश भी करवाया। इस कॉन्वर्सेशन में रॉबर्ट क्राउली ये क्लेम करता है कि उस टाइम पे इंडिया के रशिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे, और अगर उस टाइम पे इंडिया एक एटॉमिक पावर बन जाता तो USA को इससे बहुत खतरा था। तो इस वजह से CIA ने बॉम्ब से एयर इंडिया फ्लाइट 101 को उड़ा दिया होमी जे भाभा को मारने के लिए। अब ये बात सच है कि अमेरिका नहीं चाहता था कि इंडिया एटॉमिक बॉम्ब बनाए, लेकिन इस कॉन्स्पिरेसी थियरी के भी अपने इश्यूज हैं। पहला है इसकी टाइमिंग। रॉबर्ट क्राउली की डेथ हो गई थी साल 2000 में, और इस कॉन्स्पिरेसी थियरी की इंफॉर्मेशन रीसर्फेस हुई साल 2008 में। तो रॉबर्ट क्राउली अपनी स्टेटमेंट को डिफेंड करने के लिए जिंदा ही नहीं था। दूसरा है लैक ऑफ एविडेंस। ग्रेगरी डगलस ने अपनी बुक में लिखा है कि ये एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन थी, लेकिन उनके पास इसकी कोई भी ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, सिर्फ रिटन ट्रांसक्रिप्शन है। तीसरा, ग्रेगरी डगलस एक फेमस कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं। वो अपनी किताबें लिख के बेच के उनसे पैसे कमाते हैं। उन्होंने इसके अलावा भी अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन F कैनेडी की असैसिनेशन से रिलेटेड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लिखी हैं, जिनका भी क्रिटिसिज्म हुआ था लैक ऑफ एविडेंस की वजह से। तो हो सकता है वो सिर्फ अपने मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए ही ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लिखते हो। और ये बहुत कॉमन बात है कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के बीच में ऐसी अफवाहें फैलाना, ऐसी अफवाहें लिखना। लेकिन इस क्रैश से रिलेटेड जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं उनमें भी बहुत कन्फ्यूजन है। फ्रेंच अथॉरिटीज़ ने इस क्रैश के सिर्फ 1 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया, ये बोल के कि वेदर खराब है। और उन्होंने जो अपनी फाइनल रिपोर्ट दी उसमें भी उन्होंने कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं दिया। उन्होंने बस एक लाइकली हाइपोथेसिस बताया। उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि जब ये प्लेन बेरूट से दोबारा फ्लाई किया, उस टाइम पे इस प्लेन के पायलट को पता था कि उसका एक रेडियो नेविगेशन सिस्टम फेल हो चुका है। तो उस पायलट ने अपने प्लेन का और मॉन्ट ब्लॉन्क माउंटेन के बीच के डिस्टेंस का एस्टिमेशन ज़मीन पर कंट्रोलर के पास भेजा। कंट्रोलर ने जब देखा कि ये एस्टिमेशन गलत है, तो उसने इस एस्टिमेशन को रिवाइज करके ठीक करके पायलट के पास दोबारा वापस भेजा। उस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि पायलट उस एस्टिमेशन को ठीक से नहीं रीड कर पाया। उसको ये लगा कि वो ऑलरेडी मॉन्ट ब्लॉन्क माउंटेन को क्रॉस कर चुका है, इसलिए उसने अपना डिसेंट शुरू कर दिया। उसने प्लेन को नीचे लाना शुरू कर दिया और वो प्लेन मॉन्ट ब्लॉन्क माउंटेन से टकरा के क्रैश कर गया। तो फ्रेंच अथॉरिटीज़ ने तो इसको ह्यूमन एरर बता के चैप्टर क्लोज कर दिया। लेकिन फ्रांस की ही एक पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ORTF को ये बात पची नहीं। वो खुद का कैमरा क्रू लेकर क्रैश साइट पे पहुंच गए और अपनी सर्च शुरू कर दी। उन्होंने अपनी सर्च में 2 स्ट्रेंज बातें पाई। पहली बात, प्लेन से जुड़ा ही एक ऑब्जेक्ट जिसपे 1 जून 1960 की मार्किंग थी।
जबकि एयर इंडिया का यह प्लेन बोइंग 707 ऑपरेशन में ही 1961 में आया था। तो ORTF को ये लगा कि ये पार्ट शायद किसी और प्लेन का है। दूसरा एक और येलो कलर का पार्ट जो ORTF को लगा कि वो बोइंग 707 का नहीं है। और जब फ्रेंच अथॉरिटीज़ को उनके सर्च ऑपरेशन का पता चला तो उन्होंने ORTF को अपना सर्च ऑपरेशन बंद करने के लिए बोल दिया। और जैसे ही वो पहाड़ से नीचे उतरे तो उनका सारा सामान भी कॉन्फिस्केट कर लिया। लेकिन ORTF यहीं पे रुकने वाला नहीं था। उन्होंने अपनी खुद की थ्योरी पब्लिश कर दी कि एयर इंडिया फ्लाइट 101 का क्रैश माउंटेन से टकराने की वजह से नहीं बल्कि किसी और प्लेन से टकराने की वजह से हुआ है। लेकिन ग्रेगरी डगलस की बुक और ORTF की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अलावा एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। वो है एक बिजनेसमैन और स्पोर्ट्स पर्सन जीन डेनियल रॉश की। वो फ्रांस के रहने वाले थे और उनका इस क्रैश में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट बन गया। उन्होंने अपनी खुद की सर्च शुरू कर दी। उन्होंने इस क्रैश से रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा किया, यहाँ तक कि एक जेट इंजन को भी उन्होंने हेलीकॉप्टर की मदद से एयरलिफ्ट करवाया। रॉश का भी यही इल्ज़ाम है कि फ्रेंच अथॉरिटीज़ ने उनकी सर्च को सैबोटाज करने की कोशिश करी। लेकिन अगर देखा जाए तो रॉश की खुद की जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है वो भी कुछ ज़्यादा विश्वास लायक नहीं है। उनका पहले ये मानना था कि भाई किसी मिसाइल के थ्रू इस प्लेन को उड़ाया गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ORTF की 50 साल पुरानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे ही आ गए कि हाँ शायद इसका एक प्लेन का दूसरे प्लेन के टकराने की वजह से ही क्रैश हुआ है। जीन डेनियल का ये भी मानना था कि उस टाइम पे इटालियन फोर्सेस फ्रांस पे स्पाई करते थे। इसके लिए वो स्टार फाइटर नाम के जेट्स का यूज़ करते थे और जब भी वो फ्रांस की टेरिटरी में एंटर करते थे तो वो अपना ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर देते थे ताकि वो रडार की रेंज में ना आ जाए। इसकी वजह से वो किसी भी और प्लेन के द्वारा डिटेक्ट नहीं किए जा सकते थे। तो हो सकता है कि एयर इंडिया का प्लेन इस दूसरे फायर फाइटर को डिटेक्ट ना कर पाया हो और उसके साथ क्रैश कर गया हो। और इसी मिला जुला एक सबूत क्रैश साइट से 1000 किलोमीटर दूर फ्रांस के ब्रिटनी में मिलता है। वहाँ पे एक मेमोरियल बनाया गया है क्रैश साइट से इकट्ठे किए हुए ऑब्जेक्ट्स को लेकर। उसमें से ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स एयर इंडिया फ्लाइट की क्रैश से ही मिले हुए हैं। उनमें से एक स्टार फाइटर जेट का पैनल है जिस पे मार्किंग है USAF यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स। तो बहुत सारे क्रैश कॉन्स्पिरेटर्स का ये मानना है कि शायद US एयरफोर्स ने स्टार फाइटर जेट को यूज़ करके एयर इंडिया 101 की फ्लाइट में कोलाइड करवा के उसको क्रैश करवाया था। लेकिन इस कॉन्स्पिरेसी थियरी को भी पूरी तरह से अप्रूव नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं बोल सकते कि US एयरफोर्स का एक पैनल अगर क्रैश साइट से मिला भी तो उनका पूरा प्लेन वहाँ पे होगा। और दूसरी बात, ये पैनल उस क्रैश साइट से मिला है कि नहीं मिला है, ये इस मेमोरियल तक कैसे पहुँचा है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। खैर, उस फ्लाइट के क्रैश होने का चाहे कोई भी रीज़न हो, लेकिन एक बात तो पक्की है कि होमी जे बाबा की अनटाइमली डेथ की वजह से इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम सालों पीछे चला गया। जैसे उनकी डेथ के बाद इंदिरा गांधी ने भी कहा, टू लूज डॉक्टर होमी बाबा at this crucial moment in the development of our atomic energy program is a terrible blow for our nation. He had his most creative years ahead of him. अब मैं मानता हूँ कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत ही टेम्पटिंग टॉपिक है और वैसे भी आज की डेट में हमारे कंट्री में फ्यूचर से ज़्यादा लोगों का हिस्ट्री में इंटरेस्ट है कि हिस्ट्री में क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, वो भी व्हाट्सएप से मिली हुई इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। लेकिन मेरा मानना कि होमी जे बाबा को सबसे बेस्ट ट्रिब्यूट यही होगा कि जब लोग अपनी गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना शुरू करें कि उनके मरने के 58 ईयर्स बाद भी उनका 3 स्टेप प्रोग्राम आज भी 2nd स्टेप पे ही क्यों अटका हुआ है, ये इतना स्लो क्यों है। आज भी इंडिया की एनर्जी नीड्स का 80% कोल, ऑयल और सॉलिड बायोमास पे ही क्यों डिपेंडेंट है। अगर हम ये क्वेश्चन अपनी सरकारों से पूछना शुरू कर देंगे तो शायद यही होमी जे बाबा को सबसे बेस्ट ट्रिब्यूट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।